अमाउंट ऑफ एनर्जी है। एक होता है ना कुछ करने का बिल, मुझे लाइफ में ये करना है, कुछ तो सोचे होंगे अपने लिए कि मुझे लाइफ में कहीं पे जाना है, या ये सोचे हैं कि नहीं मेरे पेरेंट्स ना कुछ कर लिए हैं, अब मैं बैठ के लाइफ आराम से जिएंगे। तो बहुत कम स्टूडेंट सोचता है। जो पढ़ने वाला बच्चा है वो डैम सिर्फ अपने लिए एक जगह सोचता है कि हाँ मुझे यहाँ पे लाइफ में जाना है, मुझे ये करना है। ये अगर माइंड में ड्रीम नहीं है ना, पक्का नहीं होगा। और अगर ये पागलपन है कि मुझे कुछ बनना है लाइफ में, तो ऐसा हो सकता है कि किसी दिन कम पढ़ाई होगा, किसी दिन ज्यादा होगा। आप कोई रोबोट नहीं है, मशीन नहीं है कि बटन दबाए जल्दी सेम वर्क कीजिएगा। आप ह्यूमन बीइंग हैं, आप फैमिली के साथ रहते हो, कभी कुछ रहेगा कभी कुछ रहेगा। अगर फैमिली के साथ भी हैं तो कोशिश कीजिए कि अपना एक आइसोलेटेड सिस्टम बनाइए। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब अपना एक अलग रूम, अगर फैसिलिटी है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं है, सब में काम चल जाता है। लेकिन अलग से एक सिस्टम बनाना है, अपना एक अलग रूटीन डिसिप्लिन, आपका रहने का, खाने का, सोने का, पढ़ने का, सब कुछ एक रूटीन तरीके से होना चाहिए। कुछ भी नहीं कि जब भी हुआ तो धीरे धीरे डेवलप होगा। अब प्लस अब इसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या क्रिएट होता होगा, स्कूल का एग्जाम बीच में आते रहता है, तो उसको भी आपको टॉलरेट करना है। बट आप कोई एक्सेप्शन तो है नहीं, बाकी बैच भी ऐसा ही करता होगा और फर्स्ट टाइम में निकाल के रिजल्ट देके चले जाते होंगे। कम से कम आपके से आपका बैच में तो ये है कि बहुत कम स्कूल जाना पड़ा, राइट, ड्यू टू कोविड। बट पीछे का जितने बच्चे क्रैक किए हैं वो ज्यादा फाइट किए हैं, हर क्लास जाना आना, और किसी किसी स्कूल में तो 95% अटेंडेंस चाहिए, उतना करते हुए भी फर्स्ट टाइम में निकाल देते हैं। इसका मतलब सब कुछ को ये नहीं कि हाँ थक गए टायर्ड हो गए, वो होगा बट उसी में चलना है। जिस दिन बहुत हेक्टिक है उस दिन सेल्फ स्टडी कम रहेगा, जिस दिन क्लास कम है उस दिन थोड़ा सेल्फ स्टडी बढ़ा लीजिए। मुझे इससे मतलब नहीं है कि आप हर दिन 5 आवर पढ़िए, मुझे मतलब है कि वीक में एवरेज इतना सेल्फ स्टडी होना चाहिए। अभी बहुत हेक्टिक चल रहा है, पिक पॉइंट पे कोचिंग क्लासेस चल रही है, तो वीक का एवरेज बना लीजिए 7 into 3 करके, मतलब 25 आवर पर वीक। किसी दिन 3 आवर, किसी दिन 5 आवर, किसी दिन 4 आवर, ऐसे करके मिला लीजिए अपना रूटीन बनाकर। और रूटीन बनाने के देखिए, रूटीन बनाते हैं तो उस दिन बहुत, जिस दिन रूटीन बनाते हैं ना उस दिन 1-1 मिनट जोड़ लेते हैं। आप अगर रूटीन बनाइएगा बट बाद में उसको फॉलो नहीं हो पाता है, लेकिन कुछ तो फॉलो होता होगा। रूटीन बनाए 5 आवर का, 5 आवर बनाएंगे तो पक्का 3 आवर तो पक्का पढ़िएगा, कितना भी कम जाएगा तो 3 आवर तो आया हाथ में। ओके ये कौन सा लेक्चर है कुछ पता है? लास्ट लेक्चर, चलिए ओके। अब लास्ट लेक्चर है तो पहले 2 मिनट में रिव्यू करूंगा। आपको इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का भी 30 क्वेश्चन का असाइनमेंट, क्लास असाइनमेंट बनवाया था, दिया था, याद है आप लोग को? हाँ या ना? यस सर। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का आपके पास 30 क्वेश्चन का यहाँ पे है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का भी तो असाइनमेंट दिए थे। हाँ सर। यस सर। कॉन्फ़िगरेशन, उसमें 90% क्वेश्चन तो आप लोग से बन गया होगा। यस सर। बट उसका मैं Yes, एक क्लास sir. डिस्कशन क्लास दूंगा, ठीक है? मतलब ये मेरे माइंड में है, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, आप बना के रेडी रहिए सर्किल करके जो नहीं बना है। इसमें कितना क्वेश्चन है? 149। 183 के आसपास है, ठीक है? उसके बाद बोर मॉडल जो करके दिया हूं उसमें मोटा मोटी 75 क्वेश्चन होगा, दोनों साइज मिलाकर। इतना काम कर चुके हैं।
आपके लिए। अब इसके बाद तो केमिस्ट्री का क्लास तो संडे को ही है। केमिस्ट्री को आप सबको कलेक्ट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर का होम असाइनमेंट, करेक्ट। और मेडिकल वाले मेडिकल बोल के कलेक्ट कीजिएगा, और इंजीनियरिंग वाले ये बोलिएगा, दोनों का अलग अलग असाइनमेंट रहेगा। और इसके बाद मतलब अब ये आपके पास रहना चाहिए, अभी नहीं बनाना चाहते हैं बट टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा करके बना लीजिएगा। तो होम असाइनमेंट अब प्लस और क्या फॉलो करना है, क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक नीट वाला अपना नीट का फॉलो कीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है अब। और आईआईटी वाले आईआईटी का फॉलो कीजिएगा। बट आईआईटी में इस टाइप का क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अभी नहीं पढ़ाया, ठीक है। मैं पढ़ाऊंगा क्लास 12th में, ये मेरे माइंड में है। बस यही एक सेक्शन को छोड़ा, बाकी हर पार्ट को मैं कवर कर लिया हूँ मोटा मोटी, ठीक है। तो मैंने आगे लिख लीजिए, मतलब ये तो मैं मोटा मोटी क्लास का करना ही है, बट एक चीज को कवर कर लीजिएगा, यही का अच्छा असाइनमेंट है। और मेडिकल वाले मेडिकल का, और फिर क्या क्या फॉलो करना है, क्वेश्चन में, ठीक है। इतना फोर्स क्यों कर रहा हूँ इस सेक्शन पे, क्योंकि आपको एक्चुअल में पता नहीं है, इनडायरेक्टली आप क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स बना रहे हैं। इनडायरेक्टली क्लास 12th का मॉडर्न फिजिक्स में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है और बोर मॉडल है, वहां भी ये काम आएगा। दैट्स व्हाई मैं बोल रहा हूँ कि इसको कवर करना है, ठीक है। नहीं अभी मत बनाइए, वहां पे के लिए कुछ और भी चाहिए, बट इतना अभी कर लीजिए, हो जाएगा ना। चलिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज सेकंड, का क्वेश्चन नंबर 37, बोर मॉडल का एक्सरसाइज सेकंड क्लास असाइनमेंट का सेकंड का क्वेश्चन नंबर विच वन, 37। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट। आप मेरा लेक्चर तो देख लिए थे ना, जो मैं वीडियो शेयर किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर का, जिसमें नंबर ऑफ वेव्स का फार्मूला मिला था वहां पे, नंबर ऑफ वेव्स इक्वल टू ऑर्बिट नंबर, ओके। डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेकंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन, देखिए कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। आप लोग क्वेश्चन समझ में आया। यहां देखिए क्वेश्चन ये है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में मूव कर रहा है, एनी पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल का अगर स्पीड है तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी रहेगा। और यस, तो भाई डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला क्या होता है, लैम्डा इक्वल टू व्हाट, h बाई एम भी, h बाई एम भी, h बाई एम। अब v का फार्मूला क्या था एवरीवन किसी ऑर्बिट में, v इक्वल टू बोलिए v नॉट z by n, z बाई n, यही था ना। तो लैम्डा इक्वल टू h बाई m, मतलब ये इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट नहीं, जो है डी एक्साइटेशन में जो फोटोन निकलता है वो अलग वेवलेंथ है, वो तो है ड्यू टू लॉस ऑफ एनर्जी, राइट। यहाँ पे क्या पूछा गया है, आपको जो वेवलेंथ निकालना है वो फोटोन का या इसी इलेक्ट्रॉन का। आप जो वेवलेंथ निकाल रहे हैं वो फोटोन का नहीं निकाल रहे हैं, किसका निकाल रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉन का जो इस ऑर्बिट में स्पीड है उसके वजह से जो इसमें वेव कैरेक्टर आया है उसका वेवलेंथ आप निकाल रहे हैं, ये राइट। दैट्स व्हाई लैम्डा इक्वल टू h बाई एम भी, लैम्डा इक्वल टू h बाई एम। अब v के बदले क्या इतना लिख सकते हैं, v नॉट z बाई n, तो z n ऊपर चला जाएगा n बाई z। ये बताइए एक टर्म तो सब में कॉमन रहेगा, एग्री, दिस टर्म इज कॉमन फॉर ऑल, सारे हम लोग काम कर रहे हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, तो एक टर्म तो कॉमन रहेगा। और किसका बात कर रहे हैं, देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव सेट कर दिया गया है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+,
तो सेकेंड ऑर्बिट का मतलब h/m(v0) 2y z कितना लिथियम का, करेक्ट। और P. ए तो सबके लिए कॉमन रहेगा ना, इसका मतलब है कि जिसका रेशियो 2/3 आएगा, यहाँ पे जिसके लिए 2/3 आएगा, जिसके लिए भी 2/3 वैल्यू आएगा, वो इसके बराबर हो जाएगा, करेक्ट। तो अब ऑप्शन मैच करवाते हैं। ए में n = 3 ऑफ हाइड्रोजन एटम, n = 3, ऑप्शन ए देखिए तो मैच करता है, नहीं मैच करेगा। No, बी sir. में n = 4 ऑफ कार्बन प्लस 5+ आयन, मैच करता है, ध्यान से देख Yes, लीजिए। sir. हाँ सर। 4/6 मैच तो कर गया 2/3, राइट। Yes, sir. बी में कार्बन 5+, इसका ऑर्बिट नंबर कितना, n = 4, तो इसका लैम्डा अगर निकालेंगे तो h/mv0 कितना 4/6 = h/mv0 2/3, मतलब बी इसका ऑप्शन 1 होगा। सी भी चेक कर लीजिए, क्या सी मैच करता है, सी है क्या, 6/4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 3/2, ऐसा नहीं कि 2/3 और 3/2 एक ही समझ लीजिए, ये मिस्टेक हो सकता है जल्दीबाजी में, राइट। डी क्या मैच करेगा, No, sir. 3/2. 3/2, ये भी तो मैच कर गया, ओ सॉरी 2/3 है ना, देखिए मुझसे भी मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या है 2/3, बट यहाँ पे क्या आएगा 3/, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा, डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, ये हो गया ना। Sir, हम्म, सर मैंने इस असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 8 आपको भेजा था, एक्सरसाइज 2 का। एक्चुअली मैंने ट्राई किया था लेकिन मिल नहीं रहा था। चलिए यहाँ देखिए तो, अच्छा इस क्वेश्चन के बाद मैं इसको क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करता हूँ, पहले क्वेश्चन नंबर 38 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, उसके बाद 8 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है, एन इलेक्ट्रॉन प्रैक्टिकली एट रेस्ट, ओके, इज इनिशियली एक्सेलरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट, करेक्ट। इट देन हैज ए de Broglie wavelength λ1, it then get retarded through 19 volt, then has a wavelength λ2, a further retardation through 34 volt changes the wavelength of λ3, then what is the ratio of, ये भाई क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, what is the ratio of λ3 minus λ2 by λ1। आप लोग क्वेश्चन समझे, क्वेश्चन को सब लोग 2 बार पढ़िए तो मन लगाकर। क्वेश्चन पढ़ना है, प्लेट का डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन पढ़ना है, और चार्ज पार्टिकल के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का बात है ना, तो पहले प्लेट बनाइए कैसे क्या हो रहा है। देखिए आ गया, यहाँ देखिए जहां तक मुझे क्वेश्चन पढ़कर ये समझ में आया, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट पहले इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, एक्सेलरेशन, राइट। और कोई भी इलेक्ट्रॉन और कितना पोटेंशियल डिफरेंस के थ्रू एक्सेलरेशन हुआ है, 100 वोल्ट। पूरा एक क्लास में प्लेट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया हूं। एनी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल मूविंग बाय इटसेल्फ खुद से कहां मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल टू हायर हायर पोटेंशियल। पोटेंशियल,
और बोला गया कि 100 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट किया गया और इनिशियली इलेक्ट्रॉन वाज इन रेस्ट। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इनिशियली मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ है, करेक्ट? तो VB माइनस VA, और यहाँ पे मान लेते हैं कि इसका VA 0 है। कितना है? कुछ तो मानेंगे। तो मान लेते VA 0 है, तो VB कितना रहना चाहिए? 100। यस, तो VB कितना रहना चाहिए एवरीवन? यहाँ तक समझ में आ गया तो मैं गाड़ी आगे बढ़ाऊंगा। यहाँ तो समझ में आ गया? Yes, ओके, sir. तो VB इक्वल टू 100 वोल्ट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आया, तो पहला तो जो λ1 दिया हुआ है वो प्लेट B का दिया हुआ है। इतना बात समझ में आया? λ1 किस प्लेट का दिया हुआ है? प्लेट B का। उसके बाद क्या बोला गया है? ये रिटार्डेशन, बट कितना वोल्ट का रिटार्डेशन हुआ है? 19 volts। इसका मतलब है कि B और C के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 19 volts। पोटेंशियल डिफरेंस 19 वोल्ट का, लेकिन वो रिटार्डेशन का है। तो कोई भी नेगेटिव चार्ज पार्टिकल कहां से कहां जाएगा तो रिटार्डेशन होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब है कि डैम श्योर इसका 81 वोल्ट रहा होगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं? अगर इसका 100 वोल्ट है तो इसका पोटेंशियल कितना रहा होगा? 81 वोल्ट। ये लोअर पोटेंशियल, अरे हायर से लोअर जाएगा तब तो रिटार्डेशन, और रिटार्डेशन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 19 वोल्ट। कितना समझ में आ गया? तो अब यहाँ पे दिया हुआ है λ2, ये बात यहाँ तक समझ में आ गया? अब फिर से क्या बोला गया है? अगेन फर्दर रिटार्डेशन कितना वोल्ट का? इसका मतलब है कि इसके रिस्पेक्ट में ये भी और भी लोअर पोटेंशियल डिफरेंस का है, लोअर पोटेंशियल का है, लेकिन इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना? 32। तो ये कितना होना चाहिए? 32 volts। 32 वोल्ट। डिफरेंस है 32 भाई। कितना है? इसका 32 वोल्ट है या डिफरेंस है इसके बीच का? 32 वोल्ट डिफरेंस है, राइट? तो इसका वैल्यू कितना रहेगा? 49 वोल्ट। पहले क्वेश्चन को तो समझिए, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, करेक्ट? अब यहां तक समझ में आ गया, उसके बाद बनाना स्टार्ट करेंगे। ये कितना समझ में आया? क्या आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी लगा सकते हैं? क्योंकि मैं टीचर सही से बना रहा हूँ, मुझे फास्ट बनाना रहेगा तो मैं डायरेक्ट कर लूंगा ए से डी के बीच में। बट एज ए टीचर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, और ये फार्मूला सबको याद है? लैम्डा इक्वल टू डी ब्रॉगली वेवलेंथ इक्वल टू h बाई √2m। ये भी तो यूज करते हैं, लैम्डा इक्वल h बाई √2m के, और k के Yes, बदले sir. यहाँ देखिए Q इंटू v भी तो यूज कर सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir। करेक्ट? वो मैं बता दूंगा कैसे आता है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर का शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा, उसमें सारा फार्मूला रहना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, बोर मॉडल का, सब एक जगह फार्मूला, और 4 पेज में आ जाना चाहिए शॉर्ट नोट, ठीक है? तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, और यहाँ पे स्टार्टिंग किससे किया गया है? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। तो के ए प्लस यू ए इक्वल टू व्हाट? के बी प्लस यू बी। हम लोग को चाहिए के बी, यहाँ पे लैम्डा निकालने के लिए क्या चाहिए? के बी, इस प्लेट के लिए, करेक्ट? के क्या करते हैं? 0। तो के बी इक्वल टू क्या हो जाएगा एवरीवन? सर यू ए माइनस यू बी, राइट? और यू ए कितना? माइनस ई भी ए माइनस ई भी बी इक्वल टू कितना? वैल्यू पुट कीजिए भी ए और भी बी का, कितना हो जाएगा? देखिए तो मैं सही लिखा, भी ए का वैल्यू क्या मान के चले हैं? 0, और भी बी का वैल्यू कितना है? 100, अब माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो इतना यहाँ पे 100 ही आएगा। ओके, इसका मतलब है कि λ1 h बाई √2m के बी इक्वल टू h बाई √2m। के बी के बदले क्या लिख दें? देखिए तो के बी के बदले इतना लिख सकते हैं, सही है?
लैम्डा 1 निकल गया। नाउ अब क्या करना है, लैम्डा 2 निकालने के लिए एवरीवन थोड़ा आप लोग को भी रिप्लाई करना है भाई। लैम्डा 2 निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए सर, केसी। क्या चाहिए, काइनेटिक एनर्जी एट स्पीड, इस पे चाहिए। तो केसी निकालेंगे तो काम बन जाएगा। तो केसी निकालने के लिए इसके बीच निकाल दीजिए। इसके बीच क्या कर देंगे, कंजर्वेशन ऑफ कंजर्वेशन मैकेनिकल मैकेनिक। एनर्जी। लेकिन आप में से कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि सर इसके बीच में लगाएं या इसके बीच में लगाएं। आप खुद ही बोल रहे हैं ना, कंजर्वेशन ऑफ व्हाट, टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी यहाँ इक्वल टू, टोटल इसका मतलब मैकेनिकल आप एनर्जी सी। 4 प्लेट में से किसी 2 प्लेट के बीच में डायरेक्टली लगा सकते हैं, जहां पे आप ज्यादा कंफर्टेबल हैं। आंसर पे कोई फर्क, क्योंकि नाम ही बोल रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ विच एनर्जी, तो मैकेनिकल टोटल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू टोटल मैकेनिकल, यहाँ देखिएगा लॉजिक है ना, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बी। अब फिर बोल रहे हैं बी इक्वल टू सी, तो लॉजिक ए इक्वल टू सी। इसका मतलब इस 4 प्लेट में से किसी 2 प्लेट के बीच में हम लोग लगा सकते हैं। आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो भी आपके लिए कंफर्टेबल रहेगा। बट अब हम लोग यहाँ पे लगा रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन बी एंड सी। तो क्या लिख सकते हैं, KB प्लस UB इक्वल टू व्हाट, KC प्लस UC। और मुझे चाहिए क्या, KC। तो KC के लिए KB प्लस UB माइनस UC। KB कितना है 100 ही ना, और UB कितना माइनस E 100। अब बोलिए माइनस E 89। अच्छा, ओपन कैमरा इन नोटिस, रिकॉर्डिंग हो रहा है। हाँ 81 लिखा है। करेक्ट। जब 81 निकल गया तो क्या यहाँ से लैम्डा 2 निकाल पाएंगे, लैम्डा 2 के लिए H बाई रूट ओवर 2m KC इक्वल टू कितना, H बाई रूट ओवर 2m 81E। सही है ना। अब आप लोग एक काम कीजिए, अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल बिटवीन C एंड D। डू इट फास्ट। C और D के बीच में लगा के बताइए तो कितना होगा, शायद KD आ जाएगा 49। अप्लाई कर सकते हैं ना। अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बिटवीन C एंड D। और जरा क्रॉस चेक करके बताइए तो क्या 49E आता है, आ गया, Yes, sir. आया। Yes, sir. भाई EC इक्वल टू ED, EC कितना आया है वहां देखिए, तो KC प्लस UC इक्वल टू व्हाट, KD प्लस UD 81E। और UC कितना, इक्वल टू KD
माइनस ए 49, ए और ए आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल, देन के डी इक्वल टू, तो लैम्डा 3 क्या आ गया, एच वाई रूट ओवर, डायरेक्ट लिख दें 2m के डी, और के डी के बदले 49। अब लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 निकल गया, तो आपको निकालना क्या है, रेशियो। वेरी फ्रैंकली, अगर एक क्वेश्चन जेईई मेन में आया है, ऐसे माने किसी इंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी आया हुआ है, ये क्वेश्चन तब आया हो ना जब बच्चे 2 साल पढ़ के बैठ रहे होंगे, और जब 2 साल पढ़ेंगे तो डैम से उनको प्लेट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, इसका मतलब क्वेश्चन मिक्स किया जाता है, करेक्ट। इसका मतलब प्लेट का इस तरीके से कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा। ये डायरेक्ट एच वाई एम जी वाला प्रॉब्लम है या थोड़ा सा मिक्स किया गया है, करेक्ट। तो यहाँ पे रेशियो किसका निकालना है एवरीवन, लैम्डा 3 माइनस बाई लैम्डा 1। लैम्डा 3 कितना है, एच वाई रूट ओवर 2m 49e। लैम्डा 2 क्या है, 81e, और डिवाइडेड बाय एच वाई रूट ओवर 2m 100। कट कुट के क्या बचेगा, जहां तक मुझे लगता है कट कुट कर 1/7 माइनस 1/9 और डिवाइड बाय 1/10, यही है ना। तो 2/63 इंटू 10/1 20/63, यही तो वैल्यू आना चाहिए। दिस इज द आंसर। देखिए तो ऑप्शन में कौन सा है, 20/63। ओके, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8। एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 8। एन इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम in its ground state absorb 1.5 times as much energy as the minimum required for its escape from the atom. What the wavelength of emitted electron? क्वेश्चन आपको समझ में आया, पार्थ प्रतिम, ये आपका क्वेश्चन है ना, यस सर। बोलिए, इलेक्ट्रॉन कौन सा स्टेट में है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में है, और ग्राउंड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन है उसको हाउ मच मिनिमम एनर्जी, जब मैं सॉल्व करते रहूंगा तो मेरे साथ चलिएगा, हाउ मच मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एस्केप फ्रॉम द मेटल या एटम, बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ये दूसरी बात है, ग्राउंड स्टेट में है तो यही मेरा आयोनाइजेशन एनर्जी बन जाएगा। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एस्केप फ्रॉम द एटम इक्वल टू व्हाट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। बट मैंने दिया कितना, दिया होगा बाय मींस ऑफ फोटोन, दिया होगा क्या बाय मींस ऑफ, मैंने सप्लाई कितना किया 1.5 टाइम्स, 13.6 इंटू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। तो भाई यहाँ पे आप हैं n इक्वल टू 1 में, और एटम से आउट होने का मतलब n इक्वल टू इन्फिनिटी, यहां तक जाने के लिए चाहिए था इतना, आपने सप्लाई किया इतना, तो जो रेस्ट बचा रहेगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी में, राइट। इसका मतलब क्या ये बोल सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, ये है एनर्जी ऑफ व्हाट, जो सप्लाई किए हैं वो किसके थ्रू सप्लाई किए होंगे, बाय मींस ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन और माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट 13.6 इंटू 1.5 और माइनस 13.6। इस टाइप का एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं जब n इक्वल टू 2 में था। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 35 का ये क्या हम लोग सॉल्व किए हैं, सेम क्वेश्चन तो है। तो 13.6 इंटू कितना बचा है एवरीवन, 0.5 ना, कितना हो जाएगा 13.6 बाई
2 how much 6.8. इलेक्ट्रॉन, अब एक मिनट, इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर जा चुका है, कितना काइनेटिक एनर्जी के साथ 6.8। तो क्या यहां से डी ब्रॉगली वेवलेंथ नहीं निकाल लेंगे? Yes, h sir. बाई रूट ओवर 2m 2mk. के, h बाई रूट ओवर 2m के बदले पुट कीजिए 6.8 eV। इसमें तो एक शॉर्टकट सिखाए हुए हैं, क्या शॉर्टकट है? Under root Root 150 over by b. 150 by 6.8 किसके लिए रूट ओवर 150 एंगस्ट्रॉम लिख देते हैं? electron. H by under root 2m. मुझे लगता है कि दिस इक्वल टू, आप लोग समझिएगा तो मैं क्या लिख रहा हूं, क्या मैंने सही लिखा? Yes, sir. Yes, sir. यहाँ देखिए, इसका वैल्यू आया था रूट ओवर 150, कितना आया था? ये लेक्चर फॉलो किए तो मैं वहां पे बोला होगा, करेक्ट? और बचा Yes, कितना? sir. 6 पॉइंट, बट एंगस्ट्रॉम में, किसमें? एंगस्ट्रॉम में। Angstrom. यही तो आंसर होना चाहिए। निकाल पाएंगे? कैलकुलेशन हो जाएगा एवरीवन? बोला कीजिए Yes, भाई। Yes, sir. Yes, sir. तो ये पार्थव प्रतिम, इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम था वो मैं पूछ रहा हूँ। मतलब इसमें आपको क्या आपने भी ऐसे ही सॉल्व किया था या कुछ और मेथड था? सर सर वो मैंने लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ नहीं सोचा था, वो 1 by लैम्डा मैंने सोच लिया था इसलिए। एक मिनट, यहाँ पे सब लोग यहाँ देखिए, यहाँ पे एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन वाला फॉर्मूला 1 बाई लैम्डा सोचेंगे क्या? 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 बाई एन वन स्क्वायर माइनस 1 बाई एन टू स्क्वायर, वो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा होता है क्या या फोटोन का होता Photon है? का lambda. फोटोन यहाँ का। पे किसका बात किया जा रहा है? डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन में जो वेव कैरेक्टर है, ये नहीं कि हाँ इलेक्ट्रॉन अगर हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो जो लॉस ऑफ एनर्जी करता है उसमें जो लैम्डा निकालते हैं वो इलेक्ट्रॉन का लैम्डा रहता है या इमिटेड फोटोन का होता है? इमिटेड एमिटेड फोटोन। फोटोन का, नॉट इलेक्ट्रॉन का, राइट? और हायर एनर्जी लेवल से, बातों को समझिए भाई, ऐसा नहीं कितना पढ़ाने के बाद गड़बड़ कर दीजिए। यहां से इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा उसमें जो फोटोन इमिट होता है उसका लैम्डा का फार्मूला था 1 बाई लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, राइट? यहाँ तो क्वेश्चन का लैंग्वेज अलग था कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, मैंने उससे ज्यादा सप्लाई कर दिया, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है तब एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन का बात रहा, ये ऑलरेडी बाहर जा चुका है। तो बाहर जाने के बाद व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन जो बाहर जा चुका उसका वेवलेंथ, इलेक्ट्रॉन फोटोन नहीं है, जो ये पता चलेगा, करेक्ट? यस सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 एक्सरसाइज 2 का। एक क्वेश्चन ये सोचकर बनाइए कि ऑलरेडी नीट और जेईई मेन दोनों में आ चुका है, अब 4 मार्क्स डिजर्व करता है।
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल सबका काइनेटिक कितना है 16e 4e and e respectively. What is the qualitative order of their de Broglie wavelength? आ गया आंसर? मिल गया। आंसर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हम लोग खुद निकाल लेते हैं। लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, बोलिए। h by root over 2. सब लोग को बोलना है भाई, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। h by 2m के, एग्री। लैम्डा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए h by 2m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, और k के बदले e, करेक्ट। लैम्डा अल्फा पार्टिकल h by कितना 2 into mass of proton into what 4e, और लैम्डा कितना, अच्छा ये प्रोटॉन था ना, और लैम्डा अल्फा h by root over 2 into mass of alpha into e। ये रेशियो याद है आप लोग को? मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो ऑलमोस्ट मोटा मोटी 1836 होता है, 1836। इसका मतलब है कि h बाई सबको एक टर्म में कर देते हैं, तब हम लोग बता पाएंगे। h बाई 2 into 1836 into mass of electron into 4 into e, करेक्ट, ठीक है। और इसके लिए ये लिख सकते हैं h बाई 2 into 4 into mass of proton, 4 into what 4 into mass of proton, और mass of proton के लिए इतना लिख सकते हैं, तो कितना हो गया 8 into 1836, 8 into 1836। तो सबसे ज्यादा किसका रहेगा, इलेक्ट्रॉन का, इक्वल टू व्हाट, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, करेक्ट। आप समझे इसका स्टेप को? अच्छा यह नहीं समझ में आया। अल्फा पार्टिकल किसको बोलते हैं वो मुझे समझाइए, बाकी मैं समझाऊंगा। बोलिए ईशानी, अल्फा पार्टिकल का मतलब क्या समझते हैं? बोले हीलियम का न्यूक्लियस, तो टाइम्स आ चुका है। अल्फा पार्टिकल का मतलब आज के बाद हीलियम का न्यूक्लियस, और हीलियम का न्यूक्लियस में क्या क्या रहेगा, बोलिए मेरे साथ, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, 2 प्रोटॉन। दिस इज द एडवांटेज ऑफ ऑफलाइन क्लास। ऑनलाइन में देखिए सब लोग चुप है, यहां तो चाहकर भी आपको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या रहेगा, 2 मास, पूरे अल्फा पार्टिकल का मास के लिए 2 प्रोटॉन रिस्पॉन्सिबल रहेगा और 2 न्यूट्रॉन रहेगा, एग्री। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मोटा मोटी मास हम लोग यहाँ पे क्या मान रहे हैं, तो क्या लिख सकते हैं 4 into मास ऑफ प्रोटॉन। और एक प्रोटॉन का मास इलेक्ट्रॉन से कितना टाइम ज्यादा रहता है, बोलिए मेरे साथ 18। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यही तो बात मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। एग्जाम में तो डायरेक्टली काम करना पड़ेगा ना। अब देखिए ये वैल्यू इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर में 4 into 2 कर सकते हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू कितना 8 into 1836, इसका भी क्या है यस। अब बाकी ये बात तो कॉमन ही है ना। बात क्या है, इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वैलेंस और प्रोटॉन का डिफरेंट है, सेम है, सेम है, बट व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या रहेगा, ठीक है।
समझ में आ गया क्वेश्चन? वो नहीं चाहिए आपको अभी, छोड़ दीजिए उसको, क्योंकि अब यहाँ देखिए सब कुछ का लेवल है, केमिस्ट्री का क्लास में कुछ तक रही है, वो सब आगे देखेंगे। सर हाँ सर वो एक्सरसाइज 2 का सर 1 एक बार आप बता सकते हैं क्या, मतलब क्या करना है? मैं कर लूंगा। ओहो, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1, लेकिन इसमें एक चीज और, उससे पहले मैं, हालांकि ये आपको अगर मैं यहाँ पे छोड़ भी दूंगा तो मॉडर्न फिजिक्स में क्लास 12th में आप को पढ़ाया ही जाएगा, जो भी टीचर पढ़ाएंगे। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, इसका मैं बोल रहा हूं इक्वल टू, ये आपको न्यूक्लियस का चैप्टर मॉडर्न फिजिक्स में एचरो में है, बट यहाँ पे कहीं पे हो सकता है कि आपको केमिस्ट्री का पॉइंट पूछा है, तो किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस इसके अकॉर्डिंग वेरी करता है अप्रोक्सीमेटली। आर ये क्या है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इक्वल टू आर नॉट। आर नॉट कोई कांस्टेंट वैल्यू दिया रहेगा, आर नॉट इज व्हाट, एनी कांस्टेंट वैल्यू, ए के पावर 1/3, ए के पावर व्हाट 1/3, जहां पे ए क्या है, मास नंबर, इसको लिखिए। फिर मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, मेरे पास कोई भी एक न्यूक्लियस है, एनी न्यूक्लियस, तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मैं चाह रहा हूं किसी भी न्यूक्लियस का जिसका मुझे जेड नहीं पता है कुछ, ये कौन सा एक्चुअल में है, मैं कुछ भी मान लेता हूं, लेट अस सपोज कोई एक न्यूक्लियस ले रहा हूं किसी भी एलिमेंट का जिसका एटॉमिक नंबर जेड है, अब मास नंबर ए है। आइसोएस्टर क्या होता है, वेरी गुड, जिसमें नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सेम है। हर एक सेक्शन पे क्वेश्चन आएगा संडे को, ठीक है। और आप लोग का बायो कैसा है, बोलते ही नहीं है, बोलना चाहिए ऐसे सर जब बायो अच्छा है। अब नहीं है तो मैम को पकड़िए, मतलब पढ़ने के बाद अगर कॉन्फिडेंस नहीं चेहरे पे झलक रहा है इसका मतलब गलत बात है। ऐसा जब जब भी बोलते हैं बायो कैसा है तो हाँ सर ठीक है हो जाएगा, ठीक है 90 में से 75 तो होगा, 75 का भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो 75 को आप कॉन्फिडेंस दीजिएगा तो 300 मार्क्स आप मुझे दे रहे हैं, तो मैं पक्का दिलवा सकता हूँ केमिस्ट्री फिजिक्स से, हो गया सिलेक्शन, 500 मार्क्स आ गया, राइट। दिस इज द एटीट्यूड। मतलब तैयारी इसलिए मत कीजिए कि सब लोग कर रहे हैं तो कर रहे हैं, तैयारी इसलिए कीजिए क्योंकि क्रैक करना है इसलिए कीजिए, अदरवाइज आज जाके पेरेंट्स को बोल दीजिए गिव अप, नहीं होगा। दो ही बात है, या तो एक सीट के लिए तैयारी कीजिए नहीं तो नहीं कीजिए, ये नहीं कि बस चल रहे हैं लाहे लाहे, सब चल रहा है तो मैं भी चल रहा हूँ, मतलब एक एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। मतलब मैं जो टीचर क्या यही तो मोटिवेट कर सकता हूँ और क्या कर सकता हूँ। अरे इसी मोटिवेशन के साथ मुझे सीट मिला होगा, और कभी लाइफ में टाइम मिलेगा तो IIT कैंपस घूम के आइएगा, फील आ जाएगा। जहाँ पे 4 साल रहे हैं ना, अजीब सा चीज है, और रात में घूमिएगा तो और भी फील आ जाएगा। अभी तो खैर पूरा कैंपस ओपन नहीं है, बहुत अजीब सा दुनिया है भाई, बहुत बढ़िया लगा था वो 4 साल गोल्डन पीरियड ऑफ माई लाइफ, अल्टीमेट। वहां पे रहिए तो एकदम कॉन्फिडेंस रहता है ना IIT के अंदर है, राइट। इंडिया का एकदम प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट, प्रीमियर इंस्टीट्यूट, उससे ऊपर क्या है इंडिया में,
वहां पे आपको वहां से पढ़ रहे हो। और सबसे बड़ी चीज है कि आपके अंदर एक गट्स था, आपने क्रैक किया, तब IIT के अंदर सीट लिया। छोटा बात थोड़ा है, बहुत बड़ा बात है। वैसे ही एम्स के अंदर अगर आपको सीट मिल गया या GMC के अंदर, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस है, कैलिबर है, आपके अंदर कुछ है, आप दूसरे से अलग थे, इसलिए आपको सीट मिला, उतना आप प्रेशर को झेल पाए। अदरवाइज इतना पढ़ाने तो व्यर्थ हो जाएगा ना। इतना बोर्ड के लिए थोड़े चाहिए जितना मैं काम कर रहा हूँ हर चैप्टर में, नहीं लगेगा इतना। इतना पढ़ा रहे हैं क्योंकि वी आर गोइंग पैरेलली। कैरियर क्या चीज होता है भाई, जब नहीं क्रैक होता है ना, सीट नहीं मिलता है, तो सिर्फ आप नहीं झेलते हैं, पेरेंट्स भी तो साथ में झेलते हैं। ये मत सोचिएगा कि हाँ पेरेंट्स आपका वेल सेटल्ड है, वो से वेल सेटल्ड है, आप नहीं हो। बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, और उस फ्रस्ट्रेशन को मैं तो हर साल फील करता हूँ ना जब पेरेंट्स आते हैं तो। बट मैं नहीं घबराता हूँ, क्योंकि डॉक्टर ही घबरा गया तो पेशेंट का क्या होगा। राइट। ए है जेड, करेक्ट। तब डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए बोल सकते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए और मास के लिए क्या लिख सकते हैं, अगर मैं किसी खास इसको लिया तो ए बोल सकते हैं सर जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, करेक्ट। अब प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन, आया ना। क्या होगा इसमें, जेड प्रोटॉन कितना जेड और न्यूट्रॉन कितना ए माइनस जेड, और डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर क्यू, जहां पे आर इज द रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का शेप कैसा, स्फेरिकल, ये लिख सकते हैं। यहां तक आइए फर्स्ट, यहां तक का स्टेप समझ में आया आप लोग को। अब यहाँ पे क्या मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन मोटा मोटी सेम ले लें। अगर मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अगर ऑलमोस्ट सेम ले लेंगे, तो क्या मास ऑफ प्रोटॉन को कॉमन ले लें। कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जेड प्लस ए माइनस जेड, जेड और जेड आपस में कैंसिल। तो क्या लिख सकते हैं, ए इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, किस अप्रोक्सीमेशन के साथ, मास ऑफ प्रोटॉन ऑलमोस्ट इक्वल टू व्हाट, मास ऑफ न्यूट्रॉन, डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट। वहां देखिएगा क्या इसका क्यों कर सकते हैं। किसी भी न्यूक्लियस का रेडियस उस तरीके से वेरी करता है, r इक्वल टू आर नॉट ए के पावर 1/3, करेक्ट। तो r के बदले पुट कर दे, तो a के पावर 1/3 इंटू के पावर q कितना हो जाएगा, a मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय 4/3 पाई आर नॉट क्यू, ए लिखा जाए, और a आपस में कैंसिल। तो ले देकर बचा क्या, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय 4/3 पाई। अब बताइए यहां आने के बाद एक किसका न्यूक्लियस, पता चलेगा किसका न्यूक्लियस है। सर ए है ही नहीं तो कैसे बता सकते हैं किसका न्यूक्लियस है, ना यहाँ पे ए रहा ना जेड रहा, राइट। और जो भी रहा ये क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, ये क्या है, आर नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू। इसका मतलब मैंने यहां से क्या प्रूफ किया, यहां से प्रूफ किया कि चाहे वो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस हो या हीलियम का न्यूक्लियस हो, करेक्ट, सारे एटम का न्यूक्लियस का डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट। ये मैं प्रूफ करके बताया आपको, करेक्ट है ना। सारे न्यूक्लियस का डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, क्योंकि यहाँ पे तो आपको ना जेड है ना ए है, सब कैंसिल है। बस यहाँ पर क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन बाय दिस वन, और आर नॉट क्या है, कांस्टेंट, करेक्ट। इसको लिख लीजिए। और एग्जाम में इसका डेंसिटी का वैल्यू भी पूछा जाएगा, आर नॉट दिया रहेगा, अब मास ऑफ प्रोटॉन भी तो केजी में निकाल लेंगे, तो क्या इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिए फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट डेंसिटी ऑफ ईच न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट सेम, डेंसिटी ऑफ ईच न्यूक्लियस आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है।
चलिए अब एक्सरसाइज सेकेंड का क्वेश्चन नंबर 1। ये नहीं था कि बिल्कुल अल्फा स्कैटरिंग पे क्वेश्चन आ गया गोल्ड के फॉइल पे। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन सब लोग पढ़िए। ये क्या है? अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल इज द न्यूक्लियस ऑफ व्हाट? हीलियम। हीलियम का प्लस न्यूक्लियस और गोल्ड का न्यूक्लियस। इसका मतलब यहां देखिए ये भी पॉजिटिवली चार्ज्ड, करेक्ट? और न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस निगेटिवली चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज? एंड हु इज रिस्पांसिबल पॉजिटिवली फॉर पॉजिटिव चार्ज? प्रोटॉन। हु इज रिस्पांसिबल फॉर पॉजिटिव चार्ज? इसका मतलब है कि इस पे चार्ज पॉजिटिव चार्ज है, राइट? अभिनव वर्मन, आप ही का क्वेश्चन है ना ये? हाँ सर। यस। तो यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को Q1 बोल देते हैं और इस पॉजिटिव चार्ज को Q2 बोल देते हैं, करेक्ट? और बम्बार्डिंग किसका कर रहे हैं? अल्फा पार्टिकल का। किस पे? गोल्ड रेस्ट में है और इसको स्पीड से भेज रहे हैं, राइट? अब बताइए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट दो चार्ज पार्टिकल के बीच में फोर्स का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आप लोग को पता है? क्या होता है? 1/4 into pi r modulus of Q1 Q2 by R square। मैंने सही लिखा या गलत लिखा? हम मॉड्यूलस गलत Q1 लिखा। आप सही लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता है ना Q1 Q2 क्या है। यहाँ तो ठीक है, बट बाकी जगह आपको ऐसा ग्राफ में मैथमेटिकल टूल पढ़ाया हूँ फिजिक्स में, हाइपरबोला पक्का पढ़ाया होगा। यस सर। ये ग्राफ या ये ग्राफ अलग रहेगा या सेम रहेगा? मोटामोटी सेम। 1 बाई के बाई एक्स या 1 बाई के बाई एक्स या के बाई एक्स स्क्वायर, एक ही तो नेचर रहेगा। यहाँ बोलिए आर टेंडिंग टू 0, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन 0, तो फोर्स इनफाइनाइट। फोर्स क्या रहेगा? इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ऐसा कोलिजन भी होता है, सुने कि नहीं? जिसे टच नहीं कर पा रहा है बट फिर भी उसको हम लोग कोलिजन में काउंट करते हैं। समटाइम्स इस टाइप का कोलिजन में अल्फा पार्टिकल कोलाइड विथ न्यूक्लियस ऑफ गोल्ड, राइट? बट एक्चुअल में कहीं ना कहीं जाकर क्या होगा? रुक जाएगा। तो टच करने का मतलब है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन क्या रहेगा? इनफाइनाइट, करेक्ट? ये कुछ ऐसा है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे इस दीवार पे बहुत बड़ा साउथ पोल का मैग्नेट डाल दिया या नॉर्थ पोल का। अब मैं भी अपने ऊपर नॉर्थ पोल का मैग्नेट से, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट नॉर्थ पोल का, अब मैं अपने ऊपर भी मैग्नेट नॉर्थ पोल का, कितना भी स्पीड से जाऊंगा, जाकर वहां से कोलाइड करने से पहले रुक जाएगा, राइट? इतना बड़ा नॉर्थ पोल का रिपल्सन रहेगा, करेक्ट? वैसे ही क्वेश्चन आपका ये है कि यहां से अगर आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं, करेक्ट? यहां से अगर इसे आप प्रोजेक्ट करते हैं तो कहां पे जाकर रुक गया है और कहां से प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो नहीं दिया हुआ है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि इनिशियल में इसके बीच में डिस्टेंस क्या है? r इक्वल टू इंफिनिटी। अब फाइनली कहां पे जाकर रुक गया है? सेपरेशन दिया हुआ है ना, फाइनल सेपरेशन। हाउ मच? 10 to the power बैक minus थ्रू 9।
एफ आर फाइनल 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, करेक्ट। तो मैं इस Q1 और Q2 को Q1 प्लस Q2 को एक सिस्टम मान लेते हैं। क्या मानते हैं? सिस्टम। ये मेरी मर्जी है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। तो Q1 प्लस Q1 एंड Q2 को सिस्टम मान लेते हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। क्या अप्लाई करेंगे? कंजर्वेशन ऑफ टोटल मैकेनिकल एनर्जी इनिशियल, बट किसका? मस्ट बी इक्वल टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी फाइनल। खुद से यहां से जाएगा क्या? अल्फा पार्टिकल को गोल्ड के न्यूक्लियस की तरफ भेजने के लिए, जबकि जान रहे दोनों पॉजिटिवली चार्ज है, फोर्सफुली इसको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, राइट? क्या करना पड़ेगा? प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग इसको एक सिस्टम मानते हुए, देखिए सब पढ़ाया जाएगा आपको क्लास, या तो वर्क पावर एनर्जी में मैकेनिक्स में, और नहीं तो क्लास 12 के इलेक्ट्रोस्टैट में, चार्ज जहां पे रहेगा। बट यहाँ भी हम लोग बना सकते हैं, कम से कम कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल तो आप जानते ही हैं। तो टोटल और सिस्टम किसको माने हैं? तो मैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल Q1 पे लगा रहा हूँ या सिस्टम पे लगा रहा हूँ? सिस्टम पे। तो टोटल मैकेनिक इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? टोटल फाइनल। और यहाँ देखिए इनिशियल में दोनों में किसके पास काइनेटिक एनर्जी है? ये तो रेस्ट में है ना, तो काइनेटिक तो सिर्फ किसके पास है? तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अब प्लस इन दोनों के बीच में इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना? दो चार्ज पार्टिकल के बीच में पोटेंशियल का फार्मूला दिए थे, याद है? 1/4 Q1 Q2 by R, 1/4 Q1 Q2 by 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R इनिशियल, और R इनिशियल कितना है? इन्फिनिटी। तो ये टर्म तो हो जाएगा जीरो। ये टर्म क्या हो जाएगा? मस्ट बी इक्वल टू फाइन। अब यहां देखिएगा ये तो ऑल परमानेंटली रुका हुआ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, राइट? बट नहीं लगता कि जहां से बैक होगा तो डायरेक्ट बैक होगा या पहले रुक कर बैक होगा, राइट? इसका मतलब कि इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी सिस्टम का अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम। सिस्टम में दोनों आ गया, दिस एंड दिस, राइट? अब प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R फाइनल। सिस्टम का फाइनल काइनेटिक कितना? अल्फा पार्टिकल भी रेस्ट में और गोल्ड तो परमानेंटली रेस्ट में ही था, राइट? ये टर्म ये वैल्यू क्या लेंगे? जीरो। और यहाँ पे ये टर्म जीरो क्यों हो गया? इन्फिनिटी। ये टर्म भी क्या हो गया? यस। तो के अल्फा इक्वल टू 1/4 पाई का वैल्यू दिया हुआ है ऐसा सिस्टम है 9 × 10 टू द पावर 9। Q1 कितना लीजिएगा? अल्फा पार्टिकल का चार्ज, और अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है? दो प्रोटॉन के चार्ज के बराबर 2 × E लिख दें, बाद में पुट कर देंगे, करेक्ट? और इनटू गोल्ड का चार्ज कितना लीजिएगा? गोल्ड के न्यूक्लियस का, तो गोल्ड का तो एटॉमिक नंबर दिया हुआ 79, उसका न्यूक्लियस में कितना प्रोटॉन रहेगा? 79 × E और डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर -10। देखिए तो यहां तक मैंने सही लिखा, आर तो यही था ना? यहां तक सबको समझ में आ गया है? हाँ सर। यस सर। ओके, बट आपको निकालना है स्पीड, राइट? इसका होता है हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर, बट ये अल्फा पार्टिकल का इनिशियल स्पीड था, u अल्फा करते हैं, u अल्फा ये इनिशियल स्पीड ऑफ अल्फा पार्टिकल स्क्वायर इक्वल टू 9 × 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा तो क्या 10 टू 19 हो जाएगा, 2 × 79। बस थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा स्टूडेंट, इनटू ई स्क्वायर हो गया ना। इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड चार्ज का या प्रोटॉन का कितना होता है? 1.6 × 10 टू द पावर 19 का स्क्वायर कर दीजिए। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल निकाल लेंगे,
कितना अल्फा पार्टिकल मास कितने के बराबर 4 into मास ऑफ प्रोटॉन हीलियम का मास ऑफ प्रोटॉन शायद मास ऑफ प्रोटॉन दिया हुआ भी है दिया हुआ भाई क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन 1 me के बराबर था राइट और 1 me Yes, का sir. तो आप जानते हैं वैल्यू हाउ मच 1 by 1.6. na ग्राम 1 by 1.6 और 1 by na ग्राम को केजी में नहीं कन्वर्ट कर लेंगे 1000 से डिवाइड करके तो यहाँ के बाद आपका काम सॉल्व हो जाएगा बट यहाँ पे m का वैल्यू किसमें पुट करना है सारा वैल्यू आपने एसआई सिस्टम में लिया है m का वैल्यू ग्राम में या केजी में केजी में तो आंसर जो u का आएगा वो किसमें आएगा मीटर पर सेकेंड कैलकुलेट हो जाएगा ऑनलाइन के स्टूडेंट हाँ सर। यस सर ओके सर यहाँ पे जो मतलब अल्फा पार्टिकल है वो जब आर मतलब आर एफ इक्वल टू 10⁻⁻10 तक आकर रुक गया क्या? यस बैक होने का मतलब वही था रिटर्न बैक कब होगा ड्यू टू रिपल्सन फर्स्ट कम्स इनटू रेस्ट ड्यू टू रिपल्सन फर्स्ट कम्स इनटू क्वेश्चन का थीम ये था कि अल्फा पार्टिकल को मैंने न्यूक्लियस गोल्ड के न्यूक्लियस तरफ प्रोजेक्ट किया विथ स्पीड u एंड फर्स्ट ऑफ ऑल अल्फा पार्टिकल कम्स इनटू रेस्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ दिस वन कितना 10 to the power -10 मीटर एंड देन यहाँ से रुकने के बाद रिटर्न हो रहा है तो रुकने वाला हम लोग को डिस्टेंस दिया हुआ था तो पूछा गया था कितना स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया गया है इस बात के लिए व्हाट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन करेक्ट कितना स्पीड से इसकी तरफ आया था तो ये यू निकालना था कैलकुलेशन हो जाएगा ठीक है ओके एवरीवन एक मिनट हाँ बोलिए वहां पे मिलेगा इसको देखिए एक क्वेश्चन 2-3 जगह क्वेश्चन बैंक में तो पक्का मिलेगा बट एक क्वेश्चन बहुत जगह पे हो सकता है अरे एक क्वेश्चन वर्क ऑफ एनर्जी में भी आ गया तो आप सरप्राइज नहीं कर सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी एक कोई बार मतलब ये मॉडर्न फिजिक्स में भी आ सकता है एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी आ सकता है सर हमने ये क्यों कंसीडर किया कि आर इनिशियल इंफिनिटी है देखिए इनका क्वेश्चन है कि मैंने एक को कंसीडर किया कि तो एक्चुअल में जब हम लोग अल्फा पार्टिकल को देखें केमिस्ट्री में इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट केमिस्ट्री में जो साइज न्यूक्लियस का रहता है या एटम का उसके रेस्पेक्ट में मान लेते हैं कोई एक वैल्यू है टाइम कांस्टेंट सपोज कीजिए कोई एक इवेंट हो रहा है 10 to the power -10 सेकेंड में कितना सेकंड में तो भाई जो इवेंट 10 to the -10 सेकेंड के अंदर खत्म हो जा रहा है समथिंग लाइक दिस कि स्विच का ऑन करना और लाइट का जलना ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस बट पता है कि नहीं उसमें भी टाइम लगता है बट वो पलक झपकाने के बराबर है तो जो इवेंट इतना में खत्म होता है उसके लिए इसके रेस्पेक्ट में 1 सेकेंड बहुत बड़ा टाइम इनफाइनाइट है वैसे ही हम लोग को अभी लगता है कि सर 1 mm ही तो है 1 mm का मतलब क्या एक डॉट का डायमीटर एक डॉट का डायमीटर बट जब बात जहां पे चल रहा है 10 to the power -15 m का कितना तो 10 और -15 -15 के रेस्पेक्ट में आपको नहीं लगता कि 1 m बहुत बड़ा डिस्टेंस हो गया यस सर यस तो सर 10 to the power -15 न्यूक्लियस का रेडियस का ऑर्डर यही रहता है मोटा मोटी हाँ सर 10 to the power -15 के रेस्पेक्ट में 1 mm ही इनफाइनाइट टाइम है तो 1 सेंटी इनफाइनाइट डिस्टेंस है तो 1 सेंटीमीटर तो बहुत बड़ा डिस्टेंस है दैट्स व्हाई केमिस्ट्री में 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर को इनफाइनाइट डिस्टेंस भी मान लेता हूँ और क्वेश्चन का लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था हालांकि इनिशियल में नहीं दिया हुआ था बट यहाँ पे एक बात क्वेश्चन में मेंशन करना चाहिए था कि अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड फ्रॉम वेरी लार्ज डिस्टेंस मतलब बहुत लार्ज डिस्टेंस से प्रोजेक्ट किए हैं लार्ज डिस्टेंस का मतलब क्या जहां पे देयर इज नो रिपल्सन बिटवीन दिस एंड दिस बट फिर भी अगर ये नहीं दिया हुआ है तो मुझे पता था कि एक क्वेश्चन इसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए दिया गया इसलिए मैंने सॉल्व किया हालांकि देना चाहिए था ठीक है ओके स्टूडेंट यहाँ के बाद तो मुझे लगता है कि आपसे मोटा मोटी सब क्वेश्चन बन जाएगा बट फिर भी एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 46 देखिए तो
क्वेश्चन नंबर 46, एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 46। आप लोग के पास हार्ड कॉपी नहीं है? लेके आया कीजिए भाई, इसे तो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। घर पे तो यूज करते ही हैं आप लोग मोबाइल, यहाँ एकदम हार्ड कॉपी रहना चाहिए। अच्छा, ये आपको भी बोल रहा हूँ। स्टूडेंट, आप थोड़ा सा इनको बता दीजिएगा तो बाकी सब लोग के लिए। एक ऐप है जिसमें जेई मेन का सारा क्वेश्चन मिल जाता है, डाउनलोड किए हैं? वो ऐप में 40 इयर्स में एटॉमिक स्ट्रक्चर का जितना भी क्वेश्चन अभी तक पूछा गया है उसको अभी बना लीजिएगा, बाद में टाइम नहीं मिलेगा अगला साल। सब कुछ साथ साथ करते चलिए और लिख क्वेश्चन को वहां पे लिख के बनाइएगा ताकि पूरा आपके पास कलेक्ट हो जाए चीजें। मतलब ये नहीं कि बाद में फिर आप सर ये भी नहीं खत्म हुआ, ये भी नहीं खत्म हुआ, फिर से मैं बना रहा हूँ। मतलब जब लास्ट मोमेंट के लिए सारा कुछ मेरे पास काम किया हुआ एकदम बिल्कुल कंटेंट रहना चाहिए। बस क्या है, देख लेना है सोल्यूशन। आपका काम किया हुआ, अब आप जमा कर रहे हैं चीजों को सिस्टमेटिक, तो प्लीज अभी सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है? तो सर मेरे पास तो आईआईटी क्वेश्चन बैंक है, इसमें कम क्वेश्चन है, इसमें कम क्वेश्चन है, वहां पे सारा क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। जेईमेन का लेकिन एडवांस का उसमें नहीं है। क्या है, सिर्फ इसका है एडवांस के लिए सब्जेक्टिव आपको देखना पड़ेगा, ठीक है? बट एडवांस के लिए वी हैव टाइम। सबसे पहले जेईमेन में परसेंटाइल 98 आएगा तब तो 98 अगर परसेंट 95 परसेंटाइल प्लस में चले गए तो कम से कम दो चीज तो सुरक्षित हो गया, एक एनआईटी में सीट और दूसरा आईआईटी एडवांस में बैठने का मौका, करेक्ट? तो सबसे पहले जेईमेन का एक राउंड तैयारी कर लीजिए। बाकी ऐसे मेरा असाइनमेंट जो मिलेगा इंजीनियरिंग का एटॉमिक स्ट्रक्चर, मैं एडवांस वगैरह सबका क्वेश्चन एक साथ दे दिया हूँ, वो मच बोर है आपके लिए। चलिए क्वेश्चन 45 था ना? 46 क्या है? एक गोल्फ बॉल है मास ऑफ 40 ग्राम एंड स्पीड 45 मीटर पर सेकेंड। इफ स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। इसका मतलब क्या है विद इन द एक्यूरेसी ऑफ 2%? यस, ये बड़ा कोडवर्ड में है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। एक्चुअल में यहाँ देखिए, सपोज कीजिए यहाँ सब लोग देखिएगा, मान लेते हैं इसको ऐसे सोचिए कि मैं कोई क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ हर टेस्ट के लिए। तो मैंने ऑब्जर्व किया कि अगर मैंने 100 क्वेश्चन सेट कर रहा हूँ तो मेरा 95 क्वेश्चन में मेरे तरफ से कोई मिस्टेक नहीं हो रहा है। मतलब 95% में चलते फिरते करेक्ट कर सकता हूँ। 5% कहीं ना कहीं कभी ये लेटर छूट जा रहा है, कहीं ऑप्शन गलत चला जा रहा है, ह्यूमन एरर। तो मुझे 100% अलर्ट रहना है या 5% अलर्ट रहना है? 5% 100% अलर्ट एक्यूरेसी मेंटेन करने का मतलब मेरा 1 भी परसेंट सही नहीं था, मतलब बिल्कुल गड़बड़। देखो नहीं, गाड़ी चलाते रहते हैं तो ठीक है, हम लोग अलर्ट रहते हैं, बट मोटा मोटी कुछ इनर्शिया रहता है कि हाँ एक्सीलेटर कहाँ पे लेना है, ब्रेक कहाँ पे लगाना है। बट थोड़ा सा जहाँ पे लाइट जलते रहता है, ट्रैफिक जहाँ पे रहता है, तो वहां पे थोड़ा अलर्ट रहते हैं। वैसे ही 2% एक्यूरेसी मेंटेन करने का मतलब 98% सर्टेन था, 2% क्या था? तो अनसर्टेनिटी वो था, ठीक है? इसका मतलब है डेल्टा भी कितना? 45 into 2 by, this is the uncertainty in speed, this is the uncertainty in speed, 90 by 100 मतलब कितना? 0.9 ना? यस सर। तो क्या है हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी? हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ना? डेल्टा पी इक्वल टू कितना? एच बाई 4 पाई। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू एच बाई, और डेल्टा पी के लिए एम डेल्टा वी बाई। क्या कैलकुलेशन हो जाएगा?
बट इसमें सारा वैल्यू किस सिस्टम लीजिएगा, एसआई सिस्टम में। एज का वैल्यू पता है आपको कितना, 6.6 625 या 10 to the 6 power minus 6 34 into 10 to minus 34 आगे जूल सेकेंड। joules एम तो Joule दिया हुआ है, second. एम को ग्राम में लेना है या केजी में, kg केजी में लेना है। और डेल्टा kg भी तो में। निकाल के रेडी है, 4 पाई वाला पहले तो पता है, yes sir. कैलकुलेशन हो जाएगा। बट ये जो एरर आएगा वो किस में रहेगा, मीटर में रहेगा, मीटर में। कैलकुलेशन पार्ट आपका। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे मिल जाएगा, सॉरी आपसे बन जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। बाकी तो कोई खास क्वेश्चन मुझे इसमें अब दिख नहीं रहा है, ऑलमोस्ट मोटा मोटी आप लोग से बन जाना चाहिए। अच्छा देखते हैं उसको, पहले इसमें खोजने दीजिए मुझे। देखिए बाकी जो मैं क्वेश्चन इसमें देख रहा हूँ वो ऑलमोस्ट आप लोग से सारा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। तो आप उसको एक्सरसाइज 1 से लेकर क्लास 7 का लास्ट तक एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो आज का क्लास इतना ही, यहाँ पे बाइंड अप कर रहा हूँ। नेक्स्ट ट्यूसडे को, अभी रुकिए 5 मिनट, अभी लिविंग वर्ल्ड का टेस्ट होगा, डीपीपी किसका, वही बोल रहा हूँ, अभी होगा। मैं ड्रॉपर बैच में डेली ले रहा हूँ, और आपका बायो का टेस्ट केमिस्ट्री क्लास में लूंगा, उसका गार्डिंग में मैं ही करूंगा, ठीक है। ओके एवरीवन, ऑनलाइन स्टूडेंट मैं अभी एक पीडीएफ शेयर करूंगा, और जो ऑनलाइन में है वही खुद का टेस्ट देने वाले भी हैं और जज भी हैं, खुद का टेस्ट देकर चेक कर लीजिएगा। और 20 क्वेश्चन के लिए ओनली 10 मिनट्स, 15 मिनट बहुत होता है, हालांकि 5 मिनट ही लगना चाहिए, ठीक है। मैं देख लूंगा उस क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सर, बाय सर। ऑनलाइन स्टूडेंट अभी बाय नहीं करना, अभी ऑनलाइन बन रही है। मैं क्वेश्चन पेपर से अभी जस्ट ऑनलाइन में हूँ अभी, या लीव कर सर सकते हैं लेकिन ग्रुप में इंजीनियर्स एक्टिव रहिए, मैं इंजीनियरिंग भेज का रहा तो हूँ। लीव कर सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले लीव कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। नेक्स्ट ट्यूसडे, थैंक यू सर। Thank you sir. केमिस्ट्री का नया चैप्टर स्टार्ट। सर टेस्ट किस दिन आपने बोला?